जो मुझे विषय दिया गया है करिकुलम डिज़ाइनिंग एंड आउटकम बेस्ड लर्निंग, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और इस समय जब हम भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं और 2023-24 23-24 से हम लोग 4 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं। लगभग सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने और राज्य के भी अनेक विश्वविद्यालयों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संकल्पों के तहत यह पाठ्यक्रम आरंभ करने का निश्चय कर लिया है और जैसे ही प्रवेश प्रक्रिया पूरी होगी वैसे ही यह पाठ्यक्रम आरंभ हो जाएगा। तो करिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ये यूजीसी ने लॉन्च कर दिया है और सभी विश्वविद्यालय इसी गाइडलाइन के आधार पर अपने कोर्स डिज़ाइन कर रहे हैं, अपने प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हैं। तो हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा ये जो अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रम निर्मित हो रहा है इसके पीछे क्या उद्देश्य हैं, इसे कैसे निर्मित करना है और क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं जिससे कि हम आउटकम को अच्छी तरह से परिभाषित कर सकें। हमारे हिंदी में एक कहावत चलती है और वो कहावत यूं है कि पढ़े फारसी और बेचे तेल। उस जमाने में जब फारसी पढ़ना बहुत बड़ा काम माना जाता था और यह राजकाज की भाषा हुआ करती थी, तब ये मुहावरा बना होगा कि आपने तो पढ़ाई की फारसी की और काम कर रहे हैं ऐसा जिसमें आपकी पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है। तो आपकी पढ़ाई का महत्व आपके कार्यक्षेत्र में दिखना चाहिए। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने एक बड़ा उद्यम किया है, एक बड़ा प्रयास किया है कि आप जो पढ़ें वह कार्यक्षेत्र में रूपांतरित कर सकें और वही पढ़ाया जाए जिसमें आपकी रुचि हो, जिससे कि आप अपने कार्यक्षेत्र में जिस कार्यक्षेत्र का चयन आपने किया है वहां पर आप बखूबी अपना प्रदर्शन कर सकें। तो यह जो स्थिति रही उस स्थिति से हमें उबरना है, इसलिए हमको इस पर भी बात करनी है कि हमारी जो पढ़ाई हो वो आउटकम बेस्ड हो। नैक के एक्रेडिटेशन पूरे देश भर के विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों को कराने पड़ते हैं और नैक की जब बारी आती है तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि आपके पाठ्यक्रम आउटकम बेस्ड हैं या नहीं है, परिणाम अधिगम आधारित पाठ्यक्रम आपके हैं या नहीं है, और अगर हैं तो आप आउटकम को कैसे मैप करते हो और कैसे इवेलुएट करते हो। इसीलिए प्रोग्राम आउटकम की बात होती है, इसीलिए कोर्स आउटकम की बात होती है और इसीलिए यूनिट आउटकम की बात होती है। और इसका इवेलुएशन आपका जो प्रश्न पत्र है उस प्रश्न पत्र से कैसे होता है। क्या आपका प्रश्न पत्र इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वह आउटकम को इवेलुएट कर सके? अगर ऐसा है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको शोकेस करना होता है, आपको दिखाना होता है और इस तरह से आपको प्रश्न पत्र निर्माण करते हुए यूनिट के आउटकम को ध्यान में रख के प्रश्न करने होते हैं। ये वो चीजें हैं जो इन दिनों लगातार हमसे आपसे, क्योंकि हम सभी अध्यापक हैं, ये पूछी जाती है कि आप बताएं कि आपका प्रश्न पत्र कैसे आउटकम को इवेलुएट कर रहा है। अब वो जमाना नहीं है जब आपने एक करिकुलम बना दिया और उस पर आपने अध्यापन कर दिया, क्लासरूम टीचिंग कर दी और आपने अपना काम पूरा कर लिया और उससे संबंधित कुछ 5, 6, 10 सवाल पूछ लिए और जो जवाब मिल गए उससे आप संतुष्ट हो गए और इस तरह से आपका काम पूरा हुआ। अब शायद ऐसा नहीं होने जा रहा है, इसलिए इस तरह के व्याख्यानों की आवश्यकता ज़्यादा है। एक शायर हुए अकबर इलाहाबादी, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि इल्म की इब्तिदा है हंगामा, इल्म की इब्तिदा है हंगामा। जब शिक्षण की शुरुआत होती है, ज्ञान प्राप्त करने की शुरुआत होती है तो बहुत हंगामा होता है, यानी बहुत कुछ होता है जिसे आपको जानना है, बहुत कुछ आपको पढ़ना है और बहुत कुछ आपको पढ़कर जानकर उसको बताने की बड़ी
बड़ा उत्साह होता है, आपके भीतर एक बड़ी उत्सुकता होती है। लेकिन इल्म की इंतहा है खामोशी। और जब आपको इल्म अर्जित हो जाता है, जब आपको ज्ञान अर्जित हो जाता है, तो वो क्या है, आप खामोश हो जाते हैं और चीज़ों को और सूक्ष्म नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं। हम शिक्षकों की भूमिका क्या है? गूगल के दौर में जब गूगल गुरु की बात की जाने लगी है, तो हमारी भूमिका क्या है? पहले शिक्षक सूचना दे करके भी उपकृत होता था, यानी वो सूचनाएं जो शिक्षक अर्जित करता था वह विद्यार्थियों को उपलब्ध करा देता था। लेकिन अब सिर्फ सूचना उपलब्ध करा देने भर से बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि वो सूचनाएं हमसे ज़्यादा आज की नई पीढ़ी के पास है। वो इतना टेक्नोसेवी है और उसको इतने सारे सर्च इंजन का पता है कि वो सारी चीज़ें पता करके रखता है। इसलिए हमारी भूमिका थोड़ी बदल गई है और हमारी भूमिका अब हो गई है सूचना को ज्ञान में रूपांतरित कर देने का प्रयत्न करना, इंफॉर्मेशन को नॉलेज में बदल देना, सूचनाओं को ज्ञान में बदल देना। यह शिक्षक की एक बहुत बड़ी भूमिका है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह प्रयास कर रही है कि विद्यार्थियों में और शिक्षकों में यह प्रेरणा जगे, जिससे कि हम एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो संकल्प व्यक्त किए गए हैं, उसमें कहा गया है कि असेसमेंट ऑफ एजुकेशनल अप्रोचेस in undergraduate education that integrate the humanities and arts with science, technology, engineering and mathematics have consistently shown positive learning outcomes, including increased creativity and innovation, critical thinking and high order thinking capacities, problem solving abilities, teamwork, communication skill, more in-depth learning and mastery of curricula across fields, increases in social and moral awareness, etc. besides general engagement and enjoyment of learning। यह जो संकल्प है, ये सभी तरह के बॉर्डर्स को यह तोड़ देता है। जो हमारा पहला अप्रोच होता था, एक तरह का वाटर टाइट कंपार्टमेंट का अप्रोच, कि एक बार जो कोई आपके सब्जेक्ट में प्रवेश किया तो उसको आपके ही सब्जेक्ट के अलग अलग आयामों से होकर गुजरना होता था। दूसरे किसी भी विषय की ओर उसे जाने की छूट नहीं थी, या बहुत लिमिटेड छूट थी, बहुत ही सीमित छूट थी। जब चॉइस बेस्ड लर्निंग सिस्टम आया तो उसने विद इन डिसिप्लिन वह अवसर उपलब्ध कराए और कुछ विश्वविद्यालयों में वह लागू भी हुआ। कुछ लोग अभी भी सेमेस्टर सिस्टम ही लागू नहीं कर पाए हैं, लेकिन वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द ही सेमेस्टर सिस्टम भी लागू हो सके। तो ऐसे में हमें अपने पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों के अनुरूप समायोजित करने की ज़रूरत है। इसका जो पहला बिंदु है वो ये कि हर विद्यार्थी में एक अलग क्षमता है, एक यूनिक कैपेबिलिटी है। उस कैपेबिलिटी को प्रमोट किया जाए, उसको एक्सप्लोर किया जाए एंड प्रमोट किया जाए, ये बहुत आवश्यक है। दूसरी चीज़ ये कहता है कि विद्यार्थी पढ़ते हुए स्वयं अपना रास्ता तलाश सके, अपनी प्रतिभा के अनुसार और अपनी रुचि के अनुसार, अपने टैलेंट के अनुसार और अपने इंटरेस्ट के अनुसार। और यह जो रास्ता है ये मल्टीडिसिप्लिनरी हो, होलिस्टिक एजुकेशन की ओर जाए, जो साइंस, सोशल साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, स्पोर्ट्स, इन सभी से वो शिक्षा ग्रहण कर सके, इन सभी से वो क्रेडिट अर्न कर सके। यह उसे करने के लिए जो भी रास्ते हम समझते हैं वो रास्ते उसको उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही उसे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो, क्रिटिकल थिंकिंग का उसमें विकास हो, लॉजिकल डिसीजन मेकिंग और इनोवेशन का उसमें साहस हो, एथिक्स एंड ह्यूमन
वैल्यूज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के प्रति उसके भीतर सम्मान की भावना हो और वह लाइफ स्किल्स को सीखे और कम्युनिकेशन, टीम वर्क, लीडरशिप में उसका यकीन बना रहे। वह भारत की विविधता और जो उसकी बहुलता है उसका सम्मान करे, साथ ही जो लोकल यानी जो स्थानीय आवश्यकताएं हैं, स्थानीय ज़रूरतें हैं, उसको वह पूरा करे। यानी पाठ्यक्रम ऐसा हो जो एक तरफ हमारी विविधता को महत्व दे और दूसरी तरफ जो स्थानीय ज़रूरत है, जो स्थानीय आवश्यकताएं हैं, उसकी पूर्ति में वह भूमिका निभाए। और इसलिए यह जो यूजीसीएफ जो करिकुलम आया है, क्रेडिट फ्रेमवर्क आया है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, ये सभी डिसिप्लिन्स के लिए, सभी फैकल्टीज़ के लिए समान रूप से प्रस्तावित किया गया है और सभी विश्वविद्यालयों को इसी के आधार पर अपने पाठ्यक्रम का निर्माण करना है, जिसमें ये अपेक्षा व्यक्त की गई है कि मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट का प्रावधान होगा और यूजी का बच्चा जो यूजी प्रोग्राम 4 ईयर का होगा, उस पहले साल में उसे डिप्लोमा मिलेगा, दूसरे साल में पहले साल में सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे साल में डिप्लोमा मिलेगा और तीसरे साल में उसको डिग्री मिलेगी, चौथे साल में ऑनर्स डिग्री होगी या डिग्री ऑनर्स विथ रिसर्च होगा। तो यह जो अवसर है, हमें इस पे ध्यान देना है कि कैसे हम ऐसा पाठ्यक्रम निर्मित करें जिसमें जो कंपोनेंट्स निर्धारित किए गए हैं, जो मेजर के कंपोनेंट हैं, जो माइनर के कंपोनेंट हैं, जो इंटरडिसिप्लिनरी एंड मल्टीडिसिप्लिनरी के कंपोनेंट हैं और जो स्किल इन्हांसमेंट के कंपोनेंट हैं, जो एबिलिटी इन्हांसमेंट के कंपोनेंट हैं, उन सब के साथ और जो वैल्यू एडेड कंपोनेंट्स हैं, उन सब के साथ एक तारतम्य स्थापित हो सके। चूंकि आपको ये पता है कि आपके पाठ्यक्रम का मेजर जो कोर्स है वह आपके पाठ्यक्रम के जो कोर विद्यार्थी हैं वो उसको अडॉप्ट करेंगे, वो उसको लेंगे। लेकिन अन्य जो आपके विद्यार्थी हो सकते हैं, जो जरूरी नहीं कि आपकी ही डिसिप्लिन के हों, आपकी ही एक स्ट्रीम के हों, दूसरे भी स्ट्रीम के हो सकते हैं, उनके लिए भी आपको ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम को निर्मित करना है। तो आपका जो सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम होगा वो 40 क्रेडिट का है। आपको ध्यान रखना है कि इसमें +2 के बच्चे आएंगे और हो सकता है कि वो 1 साल के बाद एग्जिट हो जाएं और फिर उनको 3 साल के भीतर वापस आने की सुविधा सहूलियत प्राप्त है। तो ऐसे में वो आपके प्रोग्राम में इतना अध्ययन कर लें, इतनी जरूरी बातें सीख लें, जान लें, जो जरूरी बातें वो सीखकर सर्टिफिकेट के अधिकारी बन सकते हैं। तो इस तरह से पहले साल में उनको 40 क्रेडिट अर्न करना है और 4 क्रेडिट का समर वैकेशन में कोई वोकेशनल कोर्स या इंटर्नशिप उनको लेनी है और कुल मिला के 7 साल के भीतर वो लौट करके उसे कंटिन्यू कर सकते हैं और वे चाहते हैं तो दूसरे विश्वविद्यालय में जाकर अपना क्रेडिट ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। ये बातें इसलिए ज़रूरी हैं कि जब तक इन बातों का हम बखूबी ध्यान नहीं रखेंगे तब तक हम जो करिकुलम बनाएंगे उसमें कुछ ऐसी असुविधाएं जुड़ जाएंगी जिन असुविधाओं के चलते आप विद्यार्थियों को सही तरीके से न तो अवसर दे पाएंगे और न वो इन अवसरों का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो उसी तरह से जब वह दूसरे साल में प्रवेश करेगा तो उसको पुनः पिछले साल के 40 क्रेडिट और इस साल के 40 क्रेडिट यानी कुल 80 क्रेडिट 80 क्रेडिट उसे प्राप्त करने होंगे और यह जो 80 क्रेडिट वो प्राप्त कर लेगा, इसके साथ वह जो शुरू में मैंने कहा था कि पहले साल का जो वोकेशनल कोर्स है
4 क्रेडिट का वह उसके पास होना ज़रूरी है। वह इंटर्नशिप हो समर वैकेशन में, इसे वो ज़रूर करेगा। इसी तरह से तीसरे वर्ष में उसे डिग्री कोर्स कंप्लीट करने का अवसर मिलेगा। ये आपका जो अब तक चला आया पैटर्न था वह है कि यहाँ पे यूजी डिग्री वो अर्न कर सकता है। जो 3 ईयर यूजी डिग्री होगी, ये बिल्कुल पुराने पैटर्न वाला, जहाँ पे उसको 120 क्रेडिट अर्न करना है। ध्यान दीजिए, पहले 3 ईयर के ऑनर्स कोर्सेज में क्रेडिट का जो रिक्वायरमेंट था वो अलग था, और जो पास कोर्स है उसमें क्रेडिट का रिक्वायरमेंट अलग था। ये यूजीसी ने हमें अपना जो गाइडलाइन प्रोवाइड किया था उसमें इसका ध्यान रखा गया था। अब सभी कोर्सेज में अगर ऑनर्स देना है तो वो 4 ईयर का होगा। 3 ईयर के ऑनर्स या 3 ईयर के ऑनर्स में जो ज़्यादा क्रेडिट लेकर के 148 क्रेडिट 142 क्रेडिट से हम ऑनर्स की डिग्री देते थे, अब उसकी आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। अब इस साल से जो यूजीसी गाइडलाइन है उसमें 120 क्रेडिट पे सामान्य ग्रेजुएशन का कोर्स होगा। लेकिन जब विद्यार्थी चौथे साल में जाएगा, 3rd ईयर से 4th ईयर में जाएगा, तो उसको 2 विकल्प मिलने वाले हैं। एक विकल्प है यूजी डिग्री विथ ऑनर्स, और दूसरा विकल्प है यूजी डिग्री ऑनर्स विथ रिसर्च। तो एक यूजी डिग्री ऑनर्स मिलेगा उसको, और एक यूजी डिग्री ऑनर्स विथ रिसर्च मिलेगा। जो ऑनर्स होगा वह 160 क्रेडिट का होगा। ये 160 क्रेडिट में उसके सारी क्रेडिट्स इन्वॉल्व हैं जो उसको प्राप्त करने हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि एक प्रोग्राम में स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन के प्रोग्राम में टोटल क्रेडिट जो अर्न करनी है वो 160 है, और सामान्य 3 साल के प्रोग्राम में जो टोटल क्रेडिट है वो 120 है। 4th ईयर में जो ये फर्क है वो ये कि जो स्टूडेंट 3rd ईयर की समाप्ति के बाद, 6th सेमेस्टर की समाप्ति के बाद 75% मार्क्स अर्न करेगा, वो ही ऑनर्स विथ रिसर्च डिग्री ले सकता है, प्राप्त कर सकता है। और जो नहीं करेगा वह केवल ऑनर्स की डिग्री ले सकता है, वह ऑनर्स विथ रिसर्च का हकदार नहीं होगा। इसको अच्छे से समझने की जरूरत है कि आपको पाठ्यक्रम बनाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो स्टूडेंट है, जो 1st ईयर 2nd ईयर 3rd ईयर होते हुए 4th ईयर में आ रहा है, उसमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके 75% से मार्क्स अधिक होंगे, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके 75% से मार्क्स कम होंगे। जिनके 75% मार्क्स से कम होंगे वो 4th ईयर जब कंप्लीट करेंगे तो उनको 4 ईयर यूजी ऑनर्स डिग्री मिलेगी। लेकिन जो विद्यार्थी 75% से ज़्यादा मार्क्स अर्न करेंगे उनको ऑनर्स विथ रिसर्च की डिग्री वो प्राप्त करेंगे, और उनको 160 क्रेडिट अर्न करने के लिए 12 क्रेडिट का डिजर्टेशन लिखना होगा। उसे 12 क्रेडिट का डिजर्टेशन लिखना होगा, और ये वही डिपार्टमेंट दे सकते हैं जहां पे मिनिमम एटलीस्ट 50% टीचर रिसर्च गाइड होंगे। तो 75% ही पाया वही महत्वपूर्ण नहीं है, 75% तो स्टूडेंट ने अर्न किया। ये प्रोग्राम वही डिपार्टमेंट दे पाएगा जिसके पास क्वालिफाइड रिसर्च गाइड की योग्यता रखने वाले शिक्षक होंगे। कम से कम विभाग के आधे शिक्षक सुपरवाइजर के तौर पे काम कर रहे होंगे, उनको उनके डिपार्टमेंट में विद्यार्थी ऑनर्स विथ रिसर्च करेगा। ये बात अपने विद्यार्थी को अच्छी तरह से बता देनी है, और हमें करिकुलम डिजाइन करते हुए भी ये ध्यान रखना है। ये ध्यान इसलिए भी रखना है कि जो विद्यार्थी 12 क्रेडिट का वो डिजर्टेशन लिखेगा, और दूसरी तरफ जो ऑनर्स वाला विद्यार्थी होगा
उसके लिए आपको वो प्रोग्राम्स रखने हैं, वो कोर्स रखने हैं, प्रोग्राम नहीं, वो कोर्स रखने हैं, जो कोर्स वह पढ़ नहीं पाया है या उसका लेवल जो होगा वो सबसे हाईएस्ट लेवल होगा। यूजीसी ने कोर्स के लेवल भी डिसाइड किए हैं कि कैसे +2 से आने वाला जो बच्चा होगा उसको 100 लेवल का कोर्स दिया जाएगा 1 साल तक। जो फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन कर लेगा सेकेंड ईयर में उसको 200 लेवल का कोर्स दिया जाएगा। उसी तरह जो सेकेंड ईयर पूरा कर लेगा उसको 300 लेवल का कोर्स दिया जाएगा, और जो उसके आगे जाएगा उसको 400 लेवल का कोर्स दिया जाएगा। तो कोर्स ये ध्यान रखना है कि जो आखिर के 12 आपके क्रेडिट्स होंगे, उन 12 क्रेडिट्स में जो डिसर्टेशन लिखेगा वो तो डिसर्टेशन लिखेगा, जो डिसर्टेशन नहीं लिखेगा उसके लिए आपको पेपर देने होंगे, और वह पेपर ध्यान रखिए कि वो 400 की वैल्यू का होगा, 400 लेवल का होगा, क्योंकि वह चौथे साल में इस कोर्स को पढ़ेगा तो उसका लेवल ऊंचा ही होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। इस तरह से ये अक्रॉस द डिसिप्लिन्स, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, सबके लिए यह प्रस्तावित किया गया है। साइंस का विद्यार्थी भी इसी तरह से पढ़ेगा और आर्ट्स का विद्यार्थी भी इसी तरह से उसको अवसर दिया जाएगा। विद्यार्थी को ये मौका होगा कि वो सिंगल मेजर से यूजी करेगा या फिर वो डबल मेजर सब्जेक्ट भी ले सकता है। ये दोनों अवसर उसे उपलब्ध होंगे कि वह सिंगल मेजर से भी करेगा और डबल मेजर से भी करेगा, और उसे सर्टेन जो क्रेडिट्स हैं वो उसको अर्न करनी होंगी। वो सिंगल मेजर से करेगा तो सिंगल मेजर कोर्सेज से उसे कोर कोर्सेज से अर्न करनी होंगी, या फिर 2 कोर कोर्सेज से, 2 कोर सब्जेक्ट के कोर कोर्सेज से उसे डबल मेजर उसको मिलेगा। इसके अलावा इंटरडिसिप्लिनरी एंड मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्सेज भी वो कर सकता है, यानी वह मेजर साइंस में कर सकता है और माइनर वह दूसरे सब्जेक्ट्स ले सकता है। आपको पता है, इस पर बड़ी चर्चा हुई थी कि ये कहा गया था उसके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के दस्तावेज में कि फिजिक्स पढ़ने वाले को हिस्ट्री पढ़ने की भी सुविधा उपलब्ध होगी। आप में से कोई मुझसे ये सवाल ना करना कि ये सब तो होगा, लेकिन टाइम टेबल कैसे मैनेज करेंगे। उसके लिए आपके एचआरडीसी वाले जब मुझे फिर से बुलाएंगे तो उस पर मैं बात करूंगा। तो अभी केवल जो करिकुलम को डिज़ाइन करने के पहले जिन बातों को हमें ध्यान में लेना है, मैं वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, आपके साथ साझा कर रहा हूं। ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है, जो पूरी अपेक्षाएं हैं, वह मैं संक्षेप में आपको बताना चाहता हूं कि हमारा आउटकम क्या होगा। जब हम कोर्स को डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमारा आउटकम क्या होगा। तो उसके लिए भी कुछ बातें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के डॉक्यूमेंट में है, और जो गाइडलाइन दी गई है, करिकुलम फ्रेमवर्क जो उपलब्ध कराया गया है, उसमें भी कुछ लर्निंग आउटकम डिस्क्राइब किए गए हैं। कुछ कोर्स स्पेसिफिक भी हैं और कुछ जेनरिक भी हैं। तो पहला जो आउटकम है वो है कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज एंड कोहेरेंट अंडरस्टैंडिंग। एक बहुत ही समग्र ज्ञान विद्यार्थी को उपलब्ध कराना है, यानी समग्रता में, और उसे प्रैक्टिकल, प्रोफेशनल एंड प्रोसीजरल नॉलेज उसे प्राप्त कराना है। यानी हर चीज़ को वह प्रैक्टिकल तरीके से, व्यवहारिक तरीके से और प्रयोगात्मक तरीके से जो अपेक्षित हो, जो उचित हो,
उस तरह से उसे उपलब्ध कराना है जहां पर आप दे सकें, जिसे आप दे सकें वह प्रयोगात्मक हो। ऐसा न हो कि बात कुछ थियरी में पढ़ाई जा रही है और प्रैक्टिकलिटी में कुछ भी है नहीं, उसका हमें बखूबी ध्यान रखना है। स्किल इन एरियाज रिलेटेड टू स्पेशलाइजेशन इन द चूजन डिसिप्लिन, जो विद्यार्थी द्वारा चयनित डिसिप्लिन है, उस चयनित डिसिप्लिन में जो भी स्किल हो सकते हैं वो सारे स्किल विद्यार्थी को देना। इसके लिए स्किल इन्हांसमेंट का कोर्स भी एक अलग से है ही, लेकिन आपके अपने करिकुलम में आप बाद में पूछेंगे तो जितनी मेरी सामर्थ्य होगी उसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि आपके प्रोग्राम में, आपके सब्जेक्ट में स्किल का पार्ट कैसे आप ऐड कर सकते हैं और कहां कहां ऐड कर सकते हैं। उस पर हम बात करेंगे जब हम लोग चर्चा सत्र करेंगे। जो जेनरिक आउटकम है वो है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। वह अपनी समस्याओं और जो सामान्य समस्याएं हमारे कार्यक्षेत्र में आती हैं उसको स्वनिर्भरता से उसका समाधान वह कर सके, यह उसको हमें सिखाना है। उसमें एक आलोचनात्मक विवेक पैदा करना है, एक क्रिटिकल थिंकिंग, एक ऐसी सोच जहां पर वह प्रश्न कर सके। हम सब जानते हैं कि इस मामले में भारत और पाश्चात्य दोनों ही परंपराओं में प्रश्न और उत्तर, इससे संवाद के माध्यम से ज्ञान की चर्चा की गई है। यहां तक कि महात्मा गांधी ने जब हिंद स्वराज की रचना की तो वो भी एक काल्पनिक संवाद है जहां पर दो लोगों की बातचीत से वो अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। तो विद्यार्थी में जब तक क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आएगी तब तक वह लकीर का फकीर बना रहेगा। उसमें एक तरह की रचनात्मकता का सन्निवेश करना है। वह चीज़ों को बहुत ही क्रिएटिव तरीके से न सिर्फ देखे बल्कि उसको डील करने की कोशिश करे। सबसे बड़ी समस्या आज के दौर में है वो कम्युनिकेशन स्किल की है। आज हम लोग उस मुकाम पर चल रहे हैं, पहुंच गए हैं जहां हम में से किसी के पास अपनी बात को कहने के लिए एक भाषा नहीं है। बहुभाषी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आधी हिंदी, आधी अंग्रेजी, आधी लोकल लैंग्वेज, आधी मदर टंग, वो सबको मिलाकर इसकी टोन, उसके शब्द, इसके व्याकरण को लेकर के जो हमारी बातचीत होती है वो कुछ लोगों के लिए तो बहुत आराम से समझ में आ जाने वाली होती है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में हम अपनी बात को अच्छी तरह से संप्रेषित करने में, कम्युनिकेट करने में नाकामयाब रहते हैं। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत ज़रूरी है। ये सारी बातें जो हैं मैं आपको आगे आपके पाठ्यक्रम से जोड़ दूंगा कि कैसे ये जो 160 क्रेडिट आप बनाएंगे उसमें ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। एनालिटिकल रीजनिंग, थिंकिंग, जिससे आप परिचित हैं कि विश्लेषणात्मक उसमें क्षमता होनी चाहिए। रिसर्च रिलेटेड स्किल्स की ज़रूरत की बात कही गई है कि वह रिसर्च की दिशा में आगे बढ़ सके। हम सब जानते हैं कि जो विद्यार्थी ऑनर्स विथ रिसर्च करेगा वह पीएचडी में एडमिशन प्राप्त कर सकता है। जो ऑनर्स करेगा उसे 1 साल का पीजी कोर्स मिलेगा। जो 3 साल का ग्रेजुएशन करेगा उसके लिए रेगुलर 2 साल का पीजी कोर्स उपलब्ध रहेगा। तो यह एक व्यवस्था भी इसमें दी गई है। लीडरशिप क्वालिटीज़, ये बहुत ज़रूरी है कि आज किसी भी क्षेत्र में जो सबसे बड़ा अभाव है वो लीडरशिप का अभाव है। लीडरशिप का मतलब ये नहीं होता है कि आपको लीडर बन जाना है, उसका मतलब ये होता है
कि आपको एक टीम को लीड करना है। जो रिजल्ट आएगा वो टीम देगी, वो इंडिविजुअल नहीं देता। तो ये जो टीम है, जब तक आप टीम को तैयार नहीं करेंगे, होता क्या है कि एक टीम में 2-3 लोग काम करते हैं और एक रिजल्ट दे देते हैं। ये 2-3 लोगों के काम करने और रिजल्ट देने की तुलना आप उससे करें कि पूरी टीम एफर्ट लगाए और जो रिजल्ट आएगा वो पहले वाले से ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा इंक्लूसिव होगा, ज़्यादा समावेशिक होगा। इसके लिए लीडरशिप बहुत ज़रूरी है। लीडरशिप एक चीज़ है, डिक्टेटरशिप दूसरी चीज़ है। आप किसी चीज़ को आप अधिनायकवादी तरीके से लीड करते हैं, उससे टीम पूरा परफॉर्म नहीं करती है। लेकिन आप एक ऐसे लीडर के रूप में काम करते हैं कि आपकी पूरी टीम काम करती है, तो वह जो अचीवमेंट है वो देश को आगे बढ़ाता है, वो प्रोग्रेस को संभव करता है, वो विकास को संभव करता है। तो वह भी आपको देना है, लर्निंग कि कैसे स्किल्स को वो सीखे। इसी तरह से डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल स्किल भी उसे देना ज़रूरी है, क्योंकि हम डिजिटल इंडिया की बात बरसों से कर रहे हैं। उसे मल्टी कल्चरल कॉम्पिटेंस एंड इंक्लूसिव स्पिरिट उसमें होनी चाहिए। मल्टी कल्चरल, बहुसांस्कृतिकता। आज वह समय है जब हम सब एक साथ अनेक सांस्कृतिक जीवन के साथ इंटरैक्ट करते हैं। हम देश में या विदेश में जब कोई भी काम कर रहे हैं या वहाँ पे हम रह रहे हैं, तो वहाँ की संस्कृति और अपनी संस्कृति, तो ये जो कल्चरल इंटरेक्शन है, इस कल्चरल इंटरेक्शन को बखूबी समझना Recording in progress. आप मेरी बात सुन रहे हैं? बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? यस सर। बीच में डिस्कनेक्ट हुआ था ना? जी सर। अच्छा, मुझे लगा मेरे कारण से हुआ, वो जनरल सबका हुआ इसका मतलब। और वैल्यूज को महत्व देने की बात कही गई है। यहाँ पे 2 तरह की वैल्यूज है, एक ह्यूमन वैल्यूज और एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। संवैधानिक मूल्य, और जिसको मैं लोकतांत्रिक मूल्य भी कहता हूँ, उसको विद्यार्थियों को देना ये आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है, बहुत बड़ी ज़रूरत है। इसके साथ ही साथ इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड सर्विस की बात भी कही गई है। ऑटोनॉमी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अकाउंटेबिलिटीज़ की बात कही गई है। यानी कुल मिलाकर के एक होलिस्टिक एजुकेशन आपको प्रोवाइड करना है। वह विद्यार्थी, कोई फर्क नहीं है कि वो लैंग्वेज पढ़ रहा है, कि वो सोशल साइंस का कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा है, कि वो मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, कि वो कॉमर्स पढ़ रहा है, कि प्योर साइंस का कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा है। आपको हमेशा अपनी खिड़की खुली रखनी है और अपने विद्यार्थियों को वह अवकाश देना है कि वह जिस भी दिशा में चाहे उस दिशा में आगे अपनी रुचि को विकसित कर सके। क्रेडिट के बारे में आपको पता ही होगा, लेकिन मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ, क्योंकि इंडक्शन प्रोग्राम में ज़्यादातर यंग टीचर्स ही होते हैं जो हाल में सर्विस में आए होते हैं। तो वो ये कि पूरे कोर्स को, पूरे प्रोग्राम को क्रेडिट में डिवाइड किया गया है, क्रेडिट में बांटा गया है, और ये माना गया है कि एक क्रेडिट उतना पाठ्यक्रम जिसको पढ़ाने के लिए सप्ताह में 1 घंटे की आवश्यकता हो, और उसका प्रैक्टिकल अगर कराना है तो 2 घंटे। यानी अगर वो थियरी है तो 1 घंटे, अगर वो प्रैक्टिकल से क्रेडिट अर्न करना है तो 2 घंटे स्टूडेंट को उसमें लगाना है, टीचर को उसमें इन्वॉल्व होना है। और इस तरह से एक सेमेस्टर 15 से 18 वीक का होता है, 15 से 18 सप्ताह का होता है। इसलिए विद्यार्थी को एक क्रेडिट अर्न करने के लिए
एक सेमेस्टर में मिनिमम 15 से 18 घंटे उस कोर्स को पढ़ने की आवश्यकता होती है, पढ़ाए जाने की आवश्यकता होती है। और अगर वो प्रैक्टिकल नेचर का है तो उसका डबल यानी 30 घंटे और 36 घंटे उस विद्यार्थी को वह क्रेडिट अर्न करने के लिए परिश्रम करना होगा, पढ़ना होगा और पढ़ाया जाना होगा। तो अब जो ये मिनिमम क्रेडिट रिक्वायरमेंट है टू अवार्ड डिग्री अंडर ईच कैटेगरी, वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। वो ये है कि मेजर सब्जेक्ट में 3 ईयर यूजी प्रोग्राम के लिए कोर जिसको हम कह रहे हैं 60 क्रेडिट अर्न करना है। कितने सेमेस्टर में? 6 सेमेस्टर में। यानी उसे हर सेमेस्टर में 10 क्रेडिट कोर अर्न करना होगा। ये एकदम क्लियर है। और अगर वो 4 ईयर का प्रोग्राम है तो 4 सालों में उसको कोर में मेजर सब्जेक्ट्स में 80 क्रेडिट अर्न करने हैं। आपका विद्यार्थी सर्टिफिकेट लेके भी छोड़ सकता है, दूसरा विद्यार्थी सर्टिफिकेट कहीं और से लेकर के आपके यहाँ पर सेकेंड ईयर में डिप्लोमा में आ सकता है, आपका विद्यार्थी तीसरे साल में भी छोड़ सकता है और किसी और विश्वविद्यालय से जाकर वह जहाँ पे उसको अवेलेबल होगा ऑनर्स विथ रिसर्च, वो वहाँ पे जाके ऑनर्स विथ रिसर्च भी कर सकता है। इस तरह से क्रेडिट ट्रांसफ़र की सुविधा पहले से दी जा चुकी है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का अस्तित्व आ चुका है। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को एबीसी अकाउंट खोलने के लिए कहा गया है और वो अपने अकाउंट ओपन भी कर रहे हैं, जहां से आसानी से क्रेडिट ट्रांसफ़र हो सके और स्टूडेंट्स के जो उनकी जो उपलब्धियां हैं, जो उनके मार्क्स कार्ड हैं, जो उनकी डिग्रीज़ हैं, उसको पोटेंशियल एम्प्लॉयर उसको इवेलुएट भी कर सकें, उसको वेरीफाई भी कर सकें। इसी तरह से माइनर स्ट्रीम भी आपको दी गई है, जहां पर 3 ईयर प्रोग्राम के लिए 24 क्रेडिट एंड 4 ईयर प्रोग्राम के लिए 32 क्रेडिट अर्न करनी है। आपको थोड़ा बोरिंग लगे तो आप मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि ये है भी थोड़ा बोरिंग, लेकिन जब इसको आप अपने कोर्स के साथ जोड़ के देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई अगर एक सब्जेक्ट के बारे में बात करनी होती तो मैं थोड़ा सा इसमें और हल्की फुल्की चीज़ें जोड़कर आपको बता सकता था, लेकिन चूंकि आप लोग अलग अलग फैकल्टीज से यहाँ पे शामिल हैं, इसलिए मैं उदाहरण नहीं दे रहा हूँ। लेकिन अगर आप कोई उदाहरण चाहेंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको उदाहरण अपनी सामर्थ्य भर बता सकूँ, क्योंकि आप जानते हैं सभी की सीमित सामर्थ्य ही होती है, हर सब्जेक्ट में कोई माहिर नहीं होता। अगर हम लोग इस पाठ्यक्रम में पहले पढ़े होते तो अब बोलने के लिए हम दूसरे सब्जेक्ट्स के बारे में भी बता सकते थे। अन्यथा हमारे समय में अगर आपका फॉर्म किसी ने भर दिया और उसने जिस सब्जेक्ट को आपके लिए चुन दिया उसी का चुना हुआ फाइनल होता था, और जब तक ग्रेजुएशन कंप्लीट ना हो जाए आपको कोई अवसर नहीं मिलता था कि आप उसको चेंज कर लें, या फिर आप क्या करते थे, अगर आपकी रुचि नहीं हुई तो आप कई बार कोर्स प्रोग्राम ही छोड़ देते थे, पढ़ाई ही छूट जाती थी, ड्रॉप हो जाता था, क्योंकि ये तो मेरे को अच्छा लग ही नहीं रहा है। अब पेरेंट्स ने दे दिया, फैमिली ने दे दिया, बड़े भाई ने कह दिया कि नहीं ये कोर्स बहुत अच्छा है तुम पढ़ लो, और हम उसको लेके चलते रहे, चल नहीं पाए तो हमने बोझा ही उतार के फेंक दिया, हमने पढ़ाई ही छोड़ दी। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है हर विद्यार्थी को। इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी अपनी टीचिंग में और आपके अपने कोर्स में वो चीज़ बना के रखनी है जिससे स्टूडेंट आपके कोर्स से अट्रैक्ट रहे, उसका आकर्षण बना रहे, वह आपके शिक्षण की जो आपकी स्किल है उससे, आप जो उसको प्रोवाइड कर रहे हैं नॉलेज उससे, और साथ ही साथ जो आपके सब्जेक्ट का प्रोस्पेक्ट है उससे भी उसको निरंतर जोड़े रखना है। अन्यथा आपके वो दिन गए
मेरे भी वो दिन गए जब कोई विद्यार्थी किन्हीं भी कारणों से एक कोर्स ले लेता, एक प्रोग्राम ले लेता था, तो उसमें रहना उसकी मजबूरी होती थी और हम चाहे जैसे भी उसके साथ डील करें वो हमारे कोर्स में बना रहता था। अब ऐसा होने वाला नहीं है। तो ये जो स्टूडेंट्स को अवसर मिला है और एक तरह से हमें भी ये अवसर मिला है कि हम स्टूडेंट्स को बेहतर तरीके से अपने कोर्स से जोड़ सकें, अपने कोर्स ऑब्जेक्टिव से जोड़ सकें, अपने प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव को उसके जीवन में उतार सकें, जिससे कि वो आपका कोर्स, आपका प्रोग्राम करके जब जाता है तो वह किसी भी मार्केट में खड़ा हो तो वो ये प्रूव कर सके कि उसके पास केवल थियोरेटिकल नॉलेज नहीं है बल्कि उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, उसने इंटर्नशिप भी की है, उसने और तरीकों से भी क्रेडिट अर्न की है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये तो 160 और 180 क्रेडिट मिनिमम है, इतना तो उसको पाना ही है, लेकिन वो चाहे तो इससे अतिरिक्त भी क्रेडिट अर्न कर सकता है। वह नॉन क्रेडिट कोर्स भी कर सकता है, वो एडिशनल क्रेडिट कोर्स भी कर सकता है, और ये सारे कोर्स जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी करेगा, और उसकी इच्छा कहेगी तो आप कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके बावजूद वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी जाकर के कोर्स ले सकता है, क्रेडिट अर्न कर सकता है। मतलब ये कि आपने जो भी कोर्स दे रखे हैं जरूरी नहीं कि वो आपका ही कोर्स पढ़ेगा, वह इन ल्यू ऑफ योर माइनर कोर्स, सब्जेक्ट स्पेसिफिक माइनर कोर्स, प्रोग्राम स्पेसिफिक माइनर कोर्स को वो छोड़ करके दूसरे प्रोग्राम का या फिर स्वयं के पोर्टल से वह प्रोग्राम कोर्स को चुन सकता है और उससे भी क्रेडिट अर्न कर सकता है। और दूसरे भी माध्यम जो सोशल वर्क आदि के जो माध्यम है वहाँ से भी एक जो रिकॉग्नाइज्ड एजेंसी है उसके माध्यम से काम करते हुए वो वहाँ से भी क्रेडिट अर्न कर सकता है। तो मेजर और माइनर के बाद ये तो एक तरह से प्रोग्राम स्पेसिफिक मैं मान रहा हूँ, क्योंकि आपको 3 ईयर कोर्स के लिए मिनिमम 84 क्रेडिट का और 4 ईयर कोर्स के लिए मिनिमम 112 क्रेडिट का कोर्स अपने ही सब्जेक्ट में देना है, अपने ही सब्जेक्ट में देना है। कोर तो आपका वो करेगा ही, वो आपका भी कर सकता है और आपका नहीं भी कर सकता है, बट आपको देना तो है, ये ऑप्शन आपको उपलब्ध कराना है। इसके अलावा भी मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स 9 क्रेडिट का स्टूडेंट करेगा। सभी को यह 9 क्रेडिट का मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स करना है। ये 3 कोर्स हो सकता है, एक कोर्स 3 क्रेडिट का। ये जो कोर्स है ये कोई भी ऑफर कर सकता है। उदाहरण के तौर पे फिजिक्स डिपार्टमेंट 3 क्रेडिट का ऐसा मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स ऑफर कर सकता है जिसको आर्ट्स का ग्रेजुएशन करने वाला या कॉमर्स का ग्रेजुएशन करने वाला उसको ले सकता है। ध्यान ये रखना है कि वो किस सेमेस्टर के लिए ऑफर कर रहा है, किस ईयर के लिए ऑफर कर रहा है, उसके अनुसार उसको उसका लेवल बनाना होगा। ठीक इसी तरह से कोई बीएससी कर रहा है लाइफ साइंस में और अगर उसको इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स के रूप में लैंग्वेज का कोर्स लेना है तो आपको लैंग्वेज का कोर्स रखना है। आपको यानी हर डिपार्टमेंट को इन सभी क्षेत्रों में जो मैं आगे बताऊंगा उसमें भी, जो मैं अभी कह रहा हूं उसमें भी कोर्स आपको ऑफर करने हैं। स्टूडेंट के पास एक पूरा का पूरा बगीचा होगा जहां भांति भांति के फूल खिले होंगे और उनमें से उसको छूट होगी कि वो कौन सा फूल चुनेगा। लेकिन फूल उपलब्ध कराना यानी आपके अपने बगीचे में वो आपके सब्जेक्ट का बगीचा होगा, उपवन होगा, वो इंग्लिश का होगा, वो हिंदी का होगा, वो साइंस का होगा, वो इकोनॉमिक्स का होगा, वो सोशियोलॉजी का होगा, साइकोलॉजी का होगा, पॉलिटिकल साइंस का होगा, जिसका भी होगा उसको अलग अलग रंग के, अलग अलग गंध के फूल
अपने उद्यान में खिलाने हैं और विद्यार्थी को ये मौका होगा कि वो उसको चुन सकता है। तो ये हो गया मल्टीडिसिप्लिनरी का कोर्स। ये भी 9 क्रेडिट उसको कंपलसरी है अर्न करना, चाहे तो वो 3-3 क्रेडिट का 3 कोर्स होगा या फिर जिस तरह से विश्वविद्यालय डिपार्टमेंट उसको उपलब्ध कराता है। इसी तरह से एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स है, ये भी 8 क्रेडिट का है और स्टूडेंट को अर्न करना है। ये भी 4-4 क्रेडिट का 2 कोर्स हो सकता है और एबिलिटी इन्हांसमेंट में स्पेसिफिकली इस बात पे जोर दिया गया है कि जो लैंग्वेज डिपार्टमेंट है वो इसे दे। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, कम्युनिकेशन स्किल आदि ऐसे कोर्स प्रोवाइड किए जाए जो एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स के तौर पे विद्यार्थी अर्न करेगा और इस तरह उसको 8 क्रेडिट अर्न करनी होगी और ये सभी के लिए जरूरी है। अब ये आपके डिपार्टमेंट पे निर्भर करता है कि आप एबिलिटी इन्हांसमेंट का कोर्स, खास करके जो लैंग्वेज के डिपार्टमेंट है, वो कैसे देंगे, कैसे उसको डिजाइन करेंगे। 4-4 क्रेडिट का वो 2 कोर्स होगा या फिर 3 और 5 क्रेडिट का या 2 और जैसे भी, लेकिन 8 क्रेडिट उस सेगमेंट में स्टूडेंट के लिए अर्न करना मस्ट है और ये 3 ईयर एंड 4 ईयर दोनों के लिए कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि 3 ईयर वालों को ये नहीं करना है, 3 ईयर वालों को भी करना है और 4 ईयर वालों को भी करना है। उसको भी करना है जो ऑनर्स करेगा, उसको भी करना है जो ऑनर्स विथ रिसर्च करेगा। मैंने स्किल इन्हेंसमेंट की बात की थी, तो स्किल इन्हेंसमेंट का भी एक कोर्स आपको देना है जो 9 क्रेडिट का वो भी होगा। अब ये स्किल इन्हांसमेंट, हर सब्जेक्ट के पास कोई न कोई स्किल होती है। जैसे लैंग्वेज के बारे में कहें तो वो ऑफिशियल लैंग्वेज राइटिंग स्किल हो गई, या फिर आप हिस्ट्री में या फिर म्यूजियोलॉजी में या तमाम सब्जेक्ट्स में इस तरह के आप स्किल इन्हांसमेंट के कोर्स दे सकते हैं जिससे विद्यार्थी की स्किल, वो सॉफ्ट स्किल हो या दूसरी हो, वह अर्न कर सकता है। ये भी 9 क्रेडिट का होगा, यानी मिनिमम 3 क्रेडिट के 3 कोर्स आपको उपलब्ध कराने हैं। इसी तरह से वैल्यू एडेड कोर्स भी है। वो वैल्यू एडेड कोर्स भी कोई भी डिपार्टमेंट दे सकता है। यह भी 6 क्रेडिट से 8 क्रेडिट का है। 2-2 क्रेडिट के 3 कोर्स या 2-2 क्रेडिट के 4 कोर्स आपको देने हैं, वैल्यू एडेड कोर्स। इसके लिए हर डिपार्टमेंट से यूनिवर्सिटी कहेगी कि वो इन दिशाओं में जो कोर्स दे सकते हैं वो कोर्स ऑफर करे। यहाँ पे कोई टीचर भी अपना कोर्स दे सकता है, आपके विद्यार्थी दूसरी जगहों से भी ये कोर्स ले सकते हैं और इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सुगम बनाया गया है स्वयं के माध्यम से। और आप जानते हैं कि लगभग 40% क्रेडिट स्टूडेंट स्वयं मूक्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से प्राप्त कर सकते हैं। इसका भी प्रावधान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, यूजीसी ने पहले से ही कर दिया है। तो आपका कोर्स या फिर बाहर से कोर्स, ऑनलाइन कोर्स या फिजिकल ऑफलाइन कोर्स, ये सारी आज़ादी विद्यार्थियों को 2023 से मिलने जा रही है और उनको आज़ादी देने का जिम्मा हमारा आपका है। हम लोग कोशिश करेंगे कि उन्हें हम कैसे ये उपलब्ध कराएं। इसी तरह से स्टूडेंट को समर इंटर्नशिप भी करनी है, जो उसे पहले या दूसरे साल में ही कर लेनी है। सर्टिफिकेट पाने के पहले ही उसको 4 क्रेडिट का समर इंटर्नशिप कर लेना है, अन्यथा वो सर्टिफिकेट के लिए योग्य नहीं होगा। दूसरे साल अगर वो एग्जिट करता है तो डिप्लोमा के योग्य नहीं होगा, तीसरे साल एग्जिट करता है तो डिग्री के योग्य नहीं होगा। ये तो उसको करना ही करना है, कंपलसरी है। इसके बाद जो 4 ईयर का ऑनर्स विथ रिसर्च है, उसमें 12 क्रेडिट का रिसर्च प्रोजेक्ट डिजर्टेशन विद्यार्थी को दिया जाएगा। तो इस तरह से 3 साल वाला 120 क्रेडिट करेगा और जो 4 साल वाला विद्यार्थी होगा वो 160 क्रेडिट अर्न करेगा
और उसी 160 के आधार पे जैसा मैंने शुरू में बताया कि उसको BA या BSc या BCom ऑनर्स की डिग्री भी मिलेगी और ऑनर्स विथ रिसर्च की डिग्री भी प्राप्त हो सकती है। तो इस तरह से विद्यार्थियों को हमें करिकुलम तैयार करना है। इसके लिए जैसा हमने आपको बताया कि हर विश्वविद्यालय अपने अपने तरीके से ये कोशिश कर रहा है कि कैसे वह जो ज़रूरत व्यक्त की गई है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 120 और 180 क्रेडिट का, उसे कैसे अलग अलग वर्षों में बांटा जा सके। कोर में पहले साल में वो कितनी क्रेडिट अर्न करेगा, माइनर में पहले साल में कितनी क्रेडिट अर्न करेगा, इसका डिसीजन प्रत्येक विश्वविद्यालय को अपने अपने तरीके से करना है, प्रत्येक कोर्स को अपने अपने तरीके से करना है। इसलिए हर डिपार्टमेंट इस समय लगा हुआ है, हर विश्वविद्यालय एक गाइडलाइन अपने अपने एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस को प्रदान कर रहा है। मैं और भी बातें कह सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पे रुकूंगा। कुछ आप लोगों से चर्चा के दौरान मैं अपनी बातों को विस्तार देना चाहता हूँ, जिससे कि ये वन वे टॉक न हो, बल्कि हम दोनों तरफ बातचीत कर सकें, जिससे आपके कुछ का कन्फ्यूज़न हो तो उसको हम दूर कर सकें, या कम से कम उस दिशा में मैं अपने विचार को आगे बढ़ा सकूं, अपनी सुविधा के लिए, अपने ज्ञानवर्धन के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए। धन्यवाद।